three, four. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम करेंगे चैप्टर 1 क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी बुक का नेक्स्ट टॉपिक केमिकल इक्वेशंस। आई होप सो कि आपको लास्ट वीडियो को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम करेंगे केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? जो हमने रिएक्शंस किए, जो हमने एक्टिविटीज़ करी, उनको रिप्रेजेंट करना केमिकल फॉर्मूले की फॉर्म में। जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्नट इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन वाला एक्टिविटी 1.1 आई होप सो आपको याद होगा। ओके, अगर मैं इसको जनरल ऐसे लिखना चाहूँ, मेरे को इतना लेंथी नहीं लिखना है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? ऐसे लिख सकती हूँ, मैग्नीशियम ribbon is burnt in oxygen means plus oxygen, it gets converted to magnesium oxide. मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो, अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे भी रीड कर सकती हूँ कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है या ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है? ये वाला ना। तो ये जो इक्वेशन है, जिसमें मैंने फॉर्मूला तो यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने इतने बड़ी लेंथी चीज़ को बहुत शॉर्ट में लिख दिया, वर्ड्स में रिप्रेजेंट किया, इसलिए इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि मैंने वर्ड्स में लिखा है। अब वर्ड इक्वेशन क्या होती है? वर्ड इक्वेशन होती है विच शोज द चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे थे, राइट? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे थे, उससे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो ये जो इक्वेशन है, ये है वर्ड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर बस सिंपल रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस साइन लगाते हैं। प्रोडक्ट्स अगर और बनते तो उनके बीच में प्लस साइन लगता, बीच में एरो लगता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। और ये जो एरो है, इसका जो ये मार्क है, ये हमेशा आपका रहेगा प्रोडक्ट्स की तरफ। ठीक है, प्रोडक्ट्स की तरफ रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं ना। ओके, तो ये क्लियर हो गया। एरो के इस तरफ होते हैं रिएक्टेंट और इस तरफ होते हैं प्रोडक्ट्स। अब अगर मैं वर्ड इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करूँ, कि मेरे को इतना लंबा अभी भी लग रहा है कि लंबा है, तो मैं थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करती हूँ। तो मैं क्या करूँगी? अब मैंने 9th में फॉर्मूलाज पढ़े थे, राइट? फर्स्ट 20 तो लर्न ही होंगे। तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg प्लस ऑक्सीजन होता है O2। अच्छा, ऑक्सीजन जब भी सिंगली रिप्रेजेंट करेंगे हम, कभी भी मोनो एटॉमिक फॉर्म में नहीं, डाई एटॉमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। O2 लगेगा। अगर हाइड्रोजन होता तो H2 लगता। ठीक है, 2 लगाते हैं हमेशा। डाई एटॉमिक फॉर्म में गैसेज आती हैं, नोबल गैसेज नहीं आती, सिंपल अदर गैसेज आती हैं। तो मैंने क्या किया? मैग्नीशियम का फॉर्मूला लिख दिया, मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O2, एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज़ MgO। अब ये और अच्छा लग रहा है, राइट? यहाँ से मेरा क्या है, मेरे को फॉर्मूला भी क्लियर हो रहे हैं। ये जो इक्वेशन बनी, ये जो रिएक्शन मैंने लिखा, ये इक्वेशन है आपकी केमिकल इक्वेशन। क्लियर हुआ? केमिकल इक्वेशन क्या होती है? पहले हम केमिकल रिएक्शन जो हमने एक्टिविटी की, उसमें हमने सिंपल फॉर्म में लिखा कि हमने व्हेन और मैग्नीशियम रिबन ऐसे पूरा लिखा। उसके बाद मैंने उसकी वर्ड इक्वेशन बनाई, उससे मेरे को थोड़ा इजी लगा। वर्ड इक्वेशन से मैंने अब केमिकल इक्वेशन बना दी, फॉर्मूला लिख के रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, केमिकल इक्वेशन यही होती है। देखो यहाँ पर लिखा है, केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज इफ़ वी यूज़ केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, वर्ड इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया, तो वो बन गया आपकी केमिकल इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। अब केमिकल इक्वेशन भी दो टाइप की होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस।
अब आप बोलोगे मैम ये क्या है। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि एटम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, अच्छा इनको एटम्स की तरह रीड करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैग्नीशियम के यहाँ पर कितने एटम्स हैं, मैग्नीशियम का 1 एटम है क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा है। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2। इस तरफ देखो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मतलब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसके कितने एटम्स हैं, 1। यही एटम्स का नंबर आपको बैलेंस करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक वही है, देखो कैसे करते हैं, बहुत इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड का 1 है, ठीक है। अब मैम 1 कहाँ लिखा होता है, यहाँ पर तो पीछे लिखा था। अच्छा, मैग्नीशियम का आगे लिखा होता है, हमेशा आगे भी देखते हैं। एक्चुअली इनको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ रिएक्टेंट्स की तरफ और प्रोडक्ट्स की तरफ, तो रिएक्टेंट में मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं, 1। और प्रोडक्ट्स में मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं, प्रोडक्ट्स में 1 है, मतलब मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहाँ पर कितने हैं, 1, मतलब कि ये बैलेंस नहीं है। अगर आपके रिएक्टेंट्स का एटम्स का नंबर और प्रोडक्ट्स के एटम का नंबर सेम नहीं है तो वो है आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कौन सी है, ये सेकंड वाली, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है। चलो तो अब करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और समझते हैं कि कैसे होती है। तो चलिए अब करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपका बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। अब मैम ये क्या है, आई थिंक बहुतों को याद भी होगा या फिर सुना सुना तो लग ही रहा होगा, 9th में पढ़ा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब कि देखो डेफिनेशन वैसे आपके लिए 10th में लिखी हुई है। The total mass of the elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants. आई समझ थोड़ा थोड़ा। ओके, आगे देखते हैं। देखो जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशन थी। अच्छा, जो इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ती है उसको बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। याद रखना ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन जो हमें बैलेंस करनी पड़ती है, ठीक है। तो हमने देखा था कि ऑक्सीजन का नंबर तो सेम नहीं था तो हमें बैलेंस करनी थी, तो मतलब ये कौन सी है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। अच्छा, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस पे कैसे अप्लाई हुआ और कैसे डेफिनेशन समझ आएगी। सपोज करो कि मैग्नीशियम है आपका 3 ग्राम और ऑक्सीजन है आपकी 2 ग्राम, ऐसे ले लो कोई ना, 3 ग्राम और ये 2 ग्राम है, और हमारे पास ये बन रहा है आपका 5 ग्राम, जो भी प्रोडक्ट बना वो 5 ग्राम बन रहा है। अगर मैं टोटल मास की बात करूँ तो टोटल अगर मैं करूँ तो 3 + 2 ये भी 5 ग्राम हो गया, और प्रोडक्ट कितना बन रहा है, 5 ग्राम। तो यहाँ पर लॉ अप्लाई हो रहा है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट है। यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा प्रोडक्ट्स का भी उतना ही मास होगा। अब बात करते हैं बैलेंसिंग की, वो कैसे करते हैं। टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, हमारे पास था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, यहाँ पर मास बोला है, आप नंबर ऑफ एटम्स की भी बात कर सकते हो, वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे ही अप्लाई है कि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए इसके, या फिर दोनों के इक्वल होने चाहिए, कैसे भी बोल लो। अब मैग्नीशियम यहाँ पर 1 था और यहाँ पर मैग्नीशियम है 1, ऑक्सीजन है 2, ऑक्सीजन है 1। 2 कैसे करेंगे, अब ऐसा मत करना कि इसके पीछे 2 लगा दिया, वो कभी नहीं लगाते। अगर इतना इजी हो जाता बैलेंसिंग करना फिर तो क्या ही बात थी। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के आगे लगेगा, जो पूरा ये है ना, ये अब एक सिंगल चीज़ बन चुकी है, सिंगल प्रोडक्ट है ये।
सिंगल, दो रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट बना है तो इसके आगे हमेशा वो नंबर लगेगा जिसको बैलेंस करना है। ऑक्सीजन 2 थे, मेरे को 2 ऑक्सीजन बनाने हैं तो मैं यहाँ लगा दूंगी 2। तो ये ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होता है ये। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो गए। अब वापस से मैग्नीशियम पे चलो। मैग्नीशियम यहाँ 1 है लेकिन यहाँ तो मैग्नीशियम 2 है, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही थोड़ी ना लगाया है, मैग्नीशियम भी तो था। तो यहाँ पर तुम इसके साथ 2 लगा दो। अब काउंट करो फिर से, मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2, यहाँ पर मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2, बैलेंस हुआ ना, होगी बैलेंसिंग। ये बन गई अब आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये तो बहुत इजी एग्जाम्पल था, आगे चलते कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। अब सपोज आपको कार्बन प्लस ऑक्सीजन दिया है और बन रहा है CO2। करो ज़रा बैलेंसिंग, बैलेंस, क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है या स्केलेटल इक्वेशन है, बताओ। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। मैम ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई। अब ये वाला लेते हैं, CO प्लस H2 गिव्स CH3OH। यहाँ पर काउंट करो। अच्छा, ट्राई करना कि हमेशा हाइड्रोजन के बाद ही ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ठीक है। मतलब ट्राई करना हमेशा कि ऑक्सीजन को लास्ट में और हाइड्रोजन को सेकंड लास्ट में बैलेंस करो, ठीक है, याद रखना ये। अच्छा, तो यहाँ पर कार्बन है 1, कार्बन है 1, कार्बन तो मैम बैलेंस्ड है। अब मैंने बोला ऑक्सीजन के पहले क्या करना है, हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन काउंट करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन है 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, देखो कैसे रीड करते हैं, 3 और ये 4, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है। तो अगर मैं आगे 2 लगा दूँ तो 2 2 ज़ा 4 हो गया ना 4। अब कार्बन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया। अब रह गया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, बन गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इजी लग रहा है, एक और करते हैं। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब यहाँ पर तो मैम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, तो पहले हमेशा हाइड्रोजन को करना है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, यहाँ पर कितने हैं, 2, तो ये बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहाँ पर कितना है, 1, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पर कितने हैं, 1, मतलब इसको मेरे को 2 करना पड़ेगा। तो मैं पीछे तो कभी लगा नहीं सकती, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं आगे लगाऊँ। ट्राई नहीं करना है, लगाना ही है वैसे भी। तो यहाँ पर अब देखो, ऑक्सीजन हो गए 2, हाँ यहाँ भी 2, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो मैम 4 हो गए और यहाँ पर 2 है, तो आगे 2 लगा दो, होगी बैलेंसिंग। इजी। एक और करते हैं, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। अब फिर से, अब 3 ही चीज़ें हैं, एक है कार्बन, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। तो ट्राई करते हैं, पहले हमेशा क्या करना है, किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो है। तो यहाँ पर कार्बन है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, बैलेंस्ड। हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा दो, हो गया हाइड्रोजन बैलेंस्ड। हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 और 2 4, और यहाँ पर है 2, तो आगे 2 लगा दो। अरे ये तो बड़ी इजीली बैलेंस्ड हो रहे हैं। अच्छा, जो बुक का मेथड है वो भी कुछ ऐसे ही है, लेकिन वो बहुत लेंथी है। आप ये वाला तरीका याद रखो, इससे ज़्यादा इजी रहेगा। चलो अब बुक वाला ट्राई करते हैं। बुक में क्या है, बुक में दिया है जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। काउंट करना, ठीक है, पहले जिंक से स्टार्ट करते हैं। जिंक 1, जिंक 1 बैलेंस्ड। हाइड्रोजन 2,
अच्छा, हाइड्रोजन से पहले सल्फर भी तो है, सल्फर 1 बैलेंस्ड, हाइड्रोजन 2 बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 4 बैलेंस्ड। अरे मैम ये तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी। जी हाँ, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही है। देखो यहाँ पर इन्होंने अपना मेथड लगा के नीचे लिखा हुआ है क्लियरली, एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो, इट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ भी एटम्स का नंबर सेम है, टोटल जितना है उतने ही यहाँ पर है। एक और बोला है ना ट्राई करने को, ये ट्राई करते हैं हम। Fe plus H2O, Fe plus H2O gives Fe3O4 प्लस H2। बुक वालों का मेथड तो बहुत लंबा है, तो हम छोटे मेथड से अपना वाला मेथड ट्राई करेंगे, ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। वैसे बुक में एक चीज़ अच्छी बोली है कि आपको हमेशा पहले इक्वेशन लिखने के बाद उसको बॉक्स में करना है। इससे क्या आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये भी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये पूरा एक ही है, ये पूरा एक ही है, ठीक है। बॉक्स बना दिए। अब ट्राई करते हैं आयरन। आयरन है 1, यहाँ पर है 3, तो मैं यहाँ पर 3 लगा दूँ, लगा दिए। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है 2, यहाँ पर 2, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 4, तो 4 करने के लिए मैं यहाँ 4 लगा दूँ, मतलब ये कुछ ऐसे हो जाएगा ना, Fe प्लस 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब मैम हम तो हमेशा कहाँ लगा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट्स की तरफ भी लगाते हैं, बैलेंस करना है, दोनों तरफ लगाना ही पड़ेगा ना नंबर। अच्छा, तो ये है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। चलो लिख लेते हैं, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ओके, तो ट्राई फिर से करते हैं। आयरन का नंबर है 1, यहाँ पर है आयरन 3, तो मैं यहाँ 3 लगा दूँ। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है 2 और यहाँ पर 2, हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन, यहाँ है ऑक्सीजन 1 और यहाँ पर है ऑक्सीजन 4, तो यहाँ पर आगे 4 लगाना पड़ेगा ना, लगा दिया। थोड़ा इसके साथ ही लग गया, रुको मैं नीचे लिखती हूँ। 4H2O gives Fe3O4 प्लस H2। अब फिर से देखना, आयरन 3, हाइड्रोजन 8, यहाँ पर तो हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर 4 लगा दो, हो गए 8। ऑक्सीजन 4, बन गई ना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इजी था। तो ऐसे ही करना है एग्ज़ाम में, बैलेंसिंग करनी है तो ऐसे करो, ऐसे ज़्यादा इजी है, ठीक है। अच्छा, देखते हैं हमारी जो आंसर आया है वो इनके जैसा है या नहीं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखो यहाँ पर 3Fe 4H2O Fe3O4 4H2 बन गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और बिल्कुल सही है। तो इतने सारे स्टेप से अच्छा है कि आप सिंगल एक ही स्टेप में सॉल्व कर दो। अगर आपको ये स्टेप भी देखना है, ये जो इन बुक वालों ने किया है, तो आप कमेंट कर लेना जिसको देखना है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ आती है कि हमें जो फिज़िकल स्टेट्स हैं उनके सिंबल रिप्रेजेंट करने होते हैं। जैसे कि मैम आयरन सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वाटर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कौन सी चीज़ कैसी निकली है, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सॉलिड होगा, सॉलिड के लिए लगाते हैं S, स्मॉल s, लिक्विड के लिए लगाते हैं स्मॉल l, गैस के लिए लगाते हैं स्मॉल g, और एक्वस सॉल्यूशन के लिए लगाते हैं
AQ, एक्वस में जो जिसमें वाटर ऐड किया है, सिंपल सी बात है। अब इस रिएक्शन में कैसे आइडेंटिफाई होगा कि हमने वो सॉलिड लिया है, वो गैस लिया है? देखो हम इससे तो कुछ पता चल नहीं रहा। आयरन जो हमने लिया है, यहाँ पर देखो इन्होंने लिखा है आयरन सॉलिड है, एस लिखा है ना। वाटर स्टीम ली है। फेरिक ऑक्साइड जो बना वो सॉलिड है। हाइड्रोजन गैस है, देखो GS फिजिकल स्टेट को ऐसे रिप्रेजेंट करना है। आप ऐसे ही बुक में बहुत सारे रिएक्शंस हैं, देखना सबकी फिजिकल स्टेट उनके साथ लिखी हुई है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है रिएक्शन कंडीशंस। देखो यहाँ पर लिखा है समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एटसेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव एंड और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। मतलब क्या है इसका मैम? आपको केमिकल इक्वेशन तो पता लगी, ये है। देखो एरो के ऊपर इन्होंने 340 एटमॉस्फेयर लिखा है। 340 एटमॉस्फेयर मतलब प्रेशर, इतना प्रेशर लगा तब जाके ये रिएक्टेंट रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाए। मतलब ये इसकी कंडीशन है। इस कंडीशन अगर ये नहीं दोगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो रिएक्शन की कंडीशंस हमेशा एरो पर लिखी जाती है, ठीक है। देखो दूसरे में भी है 6CO2 plus 12H2O gives sunlight chlorophyll. In the presence of sunlight, chlorophyll gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। देखो यहाँ पर एरो के ऊपर रिएक्शन की कंडीशन लिखी है, मतलब अगर सनलाइट और क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। रिएक्शन की कंडीशन है ये। आपने रिएक्टेंट ले लिए, आपने गैस ऑन ही नहीं करी और खाना बनाने बैठ गए तो बनेगा खाना? तो बस वही काम है, रिएक्शन कंडीशन के बिना आपका रिएक्शन प्रोसीड करेगा ही नहीं, ठीक है। और देखो यहाँ पर लिखा है CO2AQ लिया है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में लिया है, इसमें वाटर ऐड करके लिया है। H2O लिक्विड लिया है। ग्लूकोज जो बना वो एक्वस बना। ऑक्सीजन जो निकली वो एक्वस निकली। वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में निकला। तो रिएक्शन की फिजिकल स्टेट्स और कंडीशंस रिप्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस तक। कल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस जो कि इसके ऊपर बेस्ड है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो ऐसे बने रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।